Good evening to all board members. Good evening. बैठिए। Thank you, sir. क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम त्रिलोचना राठौड़ है, करते हैं बीकानेर। नहीं, ये क्या लिखा है? रामपुर अरे ये रामपुर तहसील सिविल है तो नहीं, सिविल लाइंस, बीकानेर। सिविल ही रखे। बीकानेर से बीकानेर। लोग वहाँ से किया है? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। बीकानेर से। और ये आरबीएस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, मैं आरडीएस की कहाँ तैयारी से? बीकानेर से ही सर मैंने करी तैयारी। हॉबीज, मेडिटेशन यस सर, सिखा सकते हैं आप? मेडिटेशन कोशिश कर सकती हूँ सर मैं मेडिटेशन सिखाने। डिफिकल्ट है क्या मेडिटेशन? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मेडिटेशन करना difficult। सरल है। बहुत सरल है। कितने दिन के अभ्यास में सीख सकते हैं? 21 डेज के अभ्यास से हम 21 सीख सकते हैं। तो डेली बैठते हैं आप मेडिटेशन के लिए? हाँ सर, मैं डेली मेडिटेशन कितने समय के लिए? हाफ एन आवर तो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ और इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो अच्छा लगता है? हाँ सर, काफ़ी अच्छा लगता है। कौन से सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है? अभी तो सर मैंने ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट रिसेंटली अभी पढ़ा है, और सभी सब्जेक्ट मैंने लॉ के जब आरजेएस की तैयारी कर रही थी तब तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स पढ़े। मॉर्गेज क्या होती है? मॉर्गेज मॉर्गेज हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवर करते हैं कोई पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए, उसके हम मॉर्गेज कहते हैं। वचन के लिए नहीं है। प्रॉमिस के लिए एज अ सिक्योरिटी, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है मॉर्गेज का मेन पर्पस यही होता है कि सिक्योरिटी क्रिएट करना लोन के लिए या पेमेंट के लिए। व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू क्रिएट ए मॉर्गेज? फॉर्मेलिटी बेसिक ये है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू की है उसका आप रजिस्ट्रेशन कराएं, उसे आप अटेस्टेड विटनेस के द्वारा अटेस्टेशन कराएं और साइन मॉर्गेजर की करवाएं। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। कितने विटनेस हैं? अटेस्टिंग विटनेस हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, उसमें 2 अटेस्टेड विटनेस मिनिमम बताए गए हैं। जरूरी है। हाँ सर। स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है मॉर्गेज डीड पे? सर मेरे को अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है सर। स्टैम्प एक्ट स्टैम्प नहीं पढ़ा? सर अभी तो नहीं पढ़ पाया, जो कोर्स में था। स्टैम्प एक्ट सिलेबस में है क्या? सिलेबस में नहीं है सर, अभी जो कोर्स में है उसी को पढ़ पाई हूँ मैं लॉज को। कितने तरह की होती है मॉर्गेज? सर 6 टाइप ऑफ मॉर्गेज होते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज से क्या? फर्स्ट इज सिंपल मॉर्गेज, सेकंड इज कंडीशनल मॉर्गेज, थर्ड इज यूसुफैक्चुरी मॉर्गेज, फोर्थ इज इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एंड लास्ट वन इज एनामोलस मॉर्गेज। व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज? इंग्लिश मॉर्गेज में हम बेसिकली प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और जिसमें हम एक डेट फिक्स कर देते हैं कि उस डेट पे अगर आपने मॉर्गेज मनी को वापस पेमेंट कर दिया तो उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा है कि एब्सोल्यूट डिलीवरी होती है और ट्रांसफ़र इसमें कर दिया जाता है। आपका नाम त्रिलोचन? त्रिलोचना है सर। हाँ त्रिलोचन किसी देवता के लिए भी यूज होता है? सर, हम महादेव जी, शंकर शिव जी के लिए त्रिलोचन वर्ड यूज़ करते हैं। जुडिशरी में आने का मेन रीजन क्या है? आप क्या क्वालिटी ऐसी देखते हो कि आपको जुडिशरी में आना चाहिए? मेरा जुडिशरी में आने का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है कि जो हमारी इंडियन जुडिशरी और या सभी विश्व में जो भी जुडिशरी रही है उनका फ्री और इंडिपेंडेंस रहना कंपैरेटिव टू लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। और सेकंड थिंग इज़ दैट जब मैंने बेरेक्ट्स पढ़ने शुरू किए शुरुआत में, जब मैंने एलएलबी का कोर्स स्टार्ट किया या मैंने एलएलबी के बारे में सोचा, तो मैंने जब बेरेक्ट स्टार्ट किए तो मुझे उनमें काफ़ी इंटरेस्ट आया और इस कारण से मेरा रुझान जो है जुडिशरी के लिए और इसके लिए हुआ। आपने बेरेक्ट खूब पढ़े हैं, सेक्शन फर्स्ट मैक्सिमम जो है
एक्ट्स में सेम है, सिमिलर है, यस क्या सर। है, क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। क्या अर्थ है इसका? सबसे पहले तो उस एक्ट का हमें नाम बताया जाएगा, व्हाट इज शॉर्ट टाइटल। फिर सेकंड थिंग इज उसमें वर्ड लिखा है एक्सटेंड की, कहाँ एक्सटेंड होता है। थर्ड है वो है कमिटमेंट कि कहाँ। एक कहीं पे रिपील एंड सेविंग क्लॉज भी होता है उसमें, यस सर। इसका क्या मतलब है? कि कुछ लॉज, कुछ प्रोविजंस जो उस बेसिकली उस लॉज में हैं उन्हें या तो रिपील कर दिया गया है, मतलब रिपील मीन्स उनको अभी इन्फोर्स में नहीं है, और अगर चाहें तो भविष्य में उन्हें अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इन्फोर्स कराया जा सकता सेविंग का नहीं, रिपील का मतलब ये है कि जो भविष्य में वापस आ जाएंगे वो। है। सर सॉरी सर, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही अभी रिपील। आपने यही कहा, अभी ओके आपने सर, यही कहा। सॉरी सर, मैं गलत भूल गई, शायद गलत भूल गई रिपील का। सेविंग से क्या समझते हैं? सेविंग से हम जनरली ये समझते हैं कि ये जो लॉ है ये किन किन चीज़ों पे मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि हम जस्ट फॉर एग्जांपल हम आईपीसी का सेक्शन 5 पढ़ते हैं, तो ये म्यूटिनिटी लॉ जैसे कि आर्म फोर्स वाले लॉज हो गए, या एयरफोर्स के एक्ट हो गए, नेवी हो गए, स्पेशल या लोकल लॉज हो गए, उन पे ये कोई प्रभाव नहीं करेगा, यानी कि वो दे आर अ डिफरेंस एंड आईपीसी इज़ डिफरेंट। और जब कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो वो लॉज सुपरसीड करेंगे। मतलब इस तरीके के प्रोविजंस हमें सेविंग्स में बताए जाते आपने हैं। पढ़ा है सेविंग क्लॉज कभी? मोस्टली पढ़ने की कोशिश की है। सेविंग क्लॉज वहाँ डाला जाता है जहाँ हम किसी पहले कोई एक्ट चल रहा है ना, उसकी जगह कोई नया एक्ट लाते हैं, तो पुराने वाले एक्ट को रिपील किया जाता है, उसकी जगह पर वो नया एक्ट जो काम में आता है, और उस पुराने वाले एक्ट के तहत जितने भी काम किए गए हैं ना, यस सर। उनको लीगल शेप देने के लिए, वो लॉफुल बने रहें, इसके लिए सेविंग क्लॉज यूज होता है। ओके सर। सीपीसी में ऑर्डर 6 रूल 17 और ऑर्डर 6 और रूल 16 में क्या डिफरेंस है, इफ एनी? सर बेसिकली वन ऑफ द मेजर डिफरेंस ये है कि ऑर्डर 6 के रूल 16 में कि कोर्ट जो है अपने सुओ मोटो कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड जो हमें रूल 16 में बता रखे हैं, जैसे कि अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ, एंड ऑफ जस्टिस के लिए अगर कोई प्लीडिंग स्कैंडलेस है, इररिलेवेंट है, उस ग्राउंड पे उस प्लीडिंग को अमेंड सुओ मोटो कोर्ट कर सकता है। और यहीं 17 को अगर हम पढ़ते हैं, रूल 17 को, वहाँ पे हमें पार्टीज़ को दिया गया है, जैसे कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वो चाहें तो वो उसे अमेंड करा सकते हैं। बस कितने दिन में, टाइम ड्यूरेशन क्या है अमेंडमेंट की? अमेंडमेंट का टाइम पीरियड जो कोर्ट बताए, या तो उस टाइम पीरियड के अंदर कर दो या विद इन 14 डेज में आप कर दो, अगर कोर्ट नहीं बताता है तो 14 डेज में करिए 14 जाएगा। days। अच्छा, 14 डेज में नहीं पेश करते हैं तो आप 14 दिन में नहीं कर पाती अगर कोई पार्टी, तो फिर वो प्लीडिंग का अमेंड करने का जो उसका राइट है या उसका जो अधिकार है, फिर वो उसे प्रवंचित कर दिया जाएगा, उसे मना कर दिया जाएगा कि अब आप इस प्लीडिंग को आप अमेंड नहीं कर सकते। वो टाइम नहीं मिल सकता। सर सेक्शन 148 जो है इसी सीपीसी का, उसमें 30 डेज मोर एक्सटेंड करने का कोर्ट को और बता रखी है पावर, चाहे तो उसमें शायद हो सकती है, और अदरवाइज जितना मैं रिकलेक्ट कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो सर और टाइम नहीं मिल पाएगा उन्हें। सेक्शन 151 को रखने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? अच्छे खासे टोटल कितने सेक्शन हैं सीपीसी में? सर मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। 158। ओके। ये 151 को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट था? बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हम कई लॉज को पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं, या कई बार एंड ऑफ जस्टिस के लिए नेसेसरी होते हैं कई ऑर्डर्स को पास करना, तो बेसिकली यही ऑब्जेक्ट रहा है 151 के पीछे कि एंड ऑफ जस्टिस किया जा सके। ऑर्डर्स को पास करने के लिए 151 आया है? लाइक जस्टिस किसी भी केस के अंदर, आप वेदर यू वांट टू पास डिक्री, वेदर यू वांट टू पास अ ऑर्डर, वेदर यू वांट टू एनी काइंड ऑफ द रिलीफ्स, है आप 151? 151 ये हमें कहता है कि आप कोर्ट की पावर को इसलिए आप लिमिट्स नहीं कर सकते कोर्ट को। कोर्ट चाहे तो कोई भी ऐसा ऑर्डर या कोई भी ऐसी डिग्री पास आउट कर सकता है किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए या अब्यूज ऑफ प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए। सीपीसी तो एक ही सेक्शन की बनाई जा सकती थी 151 की जगह। हाँ, तो जरूरत ही नहीं है पूरे से सीपीसी की। यस सर, तो बट 151 से काम चल जाएगा हमारा, सीपीसी को खत्म करना चाहिए फिर तो। नो सर, 150 नहीं सर, सीपीसी में जो पूरा हमें प्रोविजंस बताए गए हैं 151 वहीं पे अप्लाई है जहाँ पे सीपीसी साइलेंट है, जहाँ पे स्पेसिफिकली हमें प्रोविजंस बता रखे हैं वहाँ पे हम 151 को अप्लाई नहीं कर सकते।
और जहाँ हमें नहीं, जहाँ पे हमें एम्बिग्यूटी लग रही है या जहाँ पे ऐसा है तो हम फिर 151 को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, टाइम बढ़ाने के लिए भी है क्या इस तरह का इनहेरेंट पावर जैसा कोई सेक्शन? सर सेक्शन 148 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। एक बीकानेर के रहने वाले हैं, राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है? बीकानेर के रहने वाले अला जिलाई जी। नहीं, ये पूछ रहा हूँ, राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सब कलेक्ट कर रही हूँ अभी धीरे धीरे, अच्छा, एक कोशिश कर रही हूँ। ये सुना है आपने कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने भारत की बादशाहत को दांव पे लगा दिया, ये किसने कहा था? सॉरी नहीं पता। सर। ये शेर शास्त्री जी ने कहा। अच्छा सर। तो बीकानेर के किसी राजा के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें ये कहा गया। अच्छा सर। बीकानेर का तो इतिहास पढ़िएगा। बिल्कुल सर। बीकानेर की कितनी सीमा लगी हुई है पाकिस्तान से? सर 168 किलोमीटर बीकानेर सबसे संभाग कम सीमा लगती है, और मतलब जो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 सर, 7 आते हैं कौन कौन से? सर, नाम मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही। मैं कौन 6 आते हैं, मैं कौन 5 आते हैं, तो नाम तो बताया ही नहीं आपने। सॉरी सर, मैंने हनुमानगढ़ किस जिले में आता है? सर वो बीकानेर सर मेरे को नहीं पता इसके बारे में। बीकानेर के किसी कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला किया तो उसकी अपील जयपुर बेंच में होगी या जोधपुर में होगी? बीकानेर सर बेसिकली उसकी अपील तो हाई कोर्ट में होगी, और हाई 2 जगह हाई कोर्ट है, जयपुर भी है और बीकानेर भी है। जो बेंच कौन सी है? सर जयपुर आई एम दो- नॉट अवेयर। जोधपुर 2 जगह हाई कोर्ट की बेंच और मेन हाई कोर्ट है। तो Yes, sir. कहाँ का जुरिडिक्शन है बीकानेर का? सर मैं जोधपुर का है जयपुर? सर मैं नहीं बता पा, मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। एक क्लॉज कभी पढ़ा होगा आपने, बहुत यूज होता है डिफरेंट एक्ट्स में, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन एनी लॉ। इसका क्या अर्थ होगा? भाई किसी भी लॉ में किसी बात के होते हुए, आप इस लॉ में कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस बात के होते हुए भी आप इस बात पे गौर करेंगे, यानी इस प्रोविजंस को आप सुपरसीड करेंगे, नदर देन कि आपने उस लॉ में कोई बात पढ़ी है। ये कैविएट क्या होती है? केवियट एक तरीके का राइट है जो कि प्रोसीडिंग या सूट में किसी पर्सन्स को, पार्टीज को दिया जाता है कि मुझे सुने बिना कोई सूट या प्रोसीडिंग्स को आगे हर्ड ना किया जाए। कहाँ है प्रोविजन, कहाँ है? ये हमें बताया गया है 148A। कितनी लिमिटेशन है इसकी? इसकी लिमिटेशन 90 डेज की बता रखी है। रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन हमें सेक्शन 144 CPC में बताया गया है, जिसमें जब कभी भी कोई डिक्री या ऑर्डर अपीलेंट कोर्ट के थ्रू रिवर्स, मॉडिफाई, अल्टर या सेट असाइड कर दिया जाता है, तो पार्टीज को उस अपीलेंट कोर्ट से ना एग्जीक्यूट करवा के नीचे जो निचले कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन करके मतलब स्टेटस को अप्रोच रखी जाए, यानी कि कॉस्ट जो है वापस से रीट्रांसफर की जाए, प्रॉपर्टी अगर एग्जीक्यूट कर दी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में तो उसे डिक्री दिलवाई जाए, मीन प्रॉफिट दिलवाया जाए, कॉस्ट, ये कंपनसेशन और ये सब, इट्स कॉल्ड अ रेस्टिट्यूशन। कितनी अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में? भारतीय अखिल सेवा, ऑल इंडिया All सर्विसेज India कौन सी सर्विसेज हैं? सॉरी सर मैं आईजीएस है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं बताया आईजीएस के बारे में? सर इंडियन जुडिशियल सर्विस के बारे में एक आर्टिकल है तो सही, ये चल रहा है वैसे ही। इस लोअर जुडिशरी के लिए तो नहीं है सर ऐसा प्रोविजंस, पर अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए बात चलता है, अखबार में पढ़ते हैं भाई आईजीएस का प्रोविजन होने वाला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं प्रोविजन है या वैसे ही चल रहा है? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है इसके बारे में, पहले से ही है? नहीं इंसर्टेड किया गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में श्योर। ओके अब सर। आरजीएस दे रहे हो तो कौन से आर्टिकल में दे रखा है आरजीएस संबंधी प्रोविजन? आर्टिकल 234। 234 Yeah. पता? नो सर पढ़िए। यूपीएससी आईएएस की तरह अगर आईजीएस का एग्जाम कंडक्ट करती है और इंडिया लेवल पर सिविल एग्जाम, उसकी क्या डीमेरिट्स और मेरिट्स नजर आ रही है? क्या सर- फायदा होगा उससे और क्या नुकसान हो सकता है? सर सबसे पहले तो हम इसकी मेरिट्स को देखें
तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि राजस्थान के स्टूडेंट्स से कई बार ऐसी होता है कि कई उनकी सामाजिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, या उन्हें ऐसा कहा जाता है कि आप राजस्थान में ही पोस्टेड रहो, या आप वहाँ के एग्ज़ाम ना, कुछ भी हो सकती है। और दूसरा है कि लैंग्वेज के कारण से उन्हें गुजराती नहीं आती, मराठी नहीं आती, तो इस कारण से वो दूसरी जुडिशरी को एज अ प्रायोरिटी से नहीं रख पाते। तो अगर हो जाएगा तो सबसे पहला मेरिट्स ये है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी एग्जाम्स से, पेपर जो भी कंडक्ट हो रहे हैं उसमें, और साथ साथ में उन्हें जॉब्स की फैसिलिटीज़ हैं, जॉब की अवेलेबिलिटी है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा रहेगी। और जहाँ पे डीमेरिट्स की बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन जो कल्चर है, डाइवर्सिटी, ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस बहुत यूज़ की जाती है। तो अगर जुडिशरी का अगर एक समान कर दिया जाएगा तो कोई राजस्थान का व्यक्ति है और वो अगर महाराष्ट्र में जाता है तो लोअर जुडिशरी में जो लैंग्वेज है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो बेसिकली वहाँ की मराठी है, तो वो उन्हें मराठी नहीं आती होगी, तो वो कन्वर्सेशन नहीं कर पा सकते, और प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी कोर्ट में वो डिले और हो सकती हैं और ढंग से प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो सकती। लेकिन इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है, फिर भी सक्सेसफुल चल रहा है। वहाँ भी कैडर अलॉट होते हैं स्टेट वाइज। यस सर, इनको तो और पब्लिक से ज़्यादा काम पड़ता है। यस सर, पुलिस पब्लिक ऑफिसर है, एसपी हैं या कलेक्टर हैं, कोई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जयपुर में कलेक्टर हैं या बाड़मेर में कलेक्टर हैं। अब वहाँ की लैंग्वेज तो अलग ही है, राजस्थान में भी कई तरह के लैंग्वेज है, उनको तो पब्लिक के बीच में भी जाके इंटरेक्शन करना पड़ता है, और दे आर डूइंग इट, सालों से चल रहा है, और सामंजस्य अच्छा बैठता है। जबकि जो जुडिशरी में होंगे उनको तो कोर्ट में ही बैठ के काम करना है, उनकी सहायता के लिए कई लोग हैं, लोकल लैंग्वेज जानने वाले भी उनके सहायक होंगे, तो उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वेदर इट इज गुड और नॉट, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जुडिशरी में मेनली जो वर्क है वो डॉक्यूमेंट्री वर्क है, तो डॉक्यूमेंटेशंस के ज़्यादा वर्क होने के कारण से उसमें लैंग्वेज भी बहुत प्राइमरी रोल रखती है, और वहाँ हैं तो उन्हें लेस, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बट उनके पास अल्टरनेटिव है कि वो फील्ड वर्क भी कर सकते हैं। तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पहला काम तो डॉक्यूमेंटेशंस, एविडेंस रिकॉर्ड करना, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस करना है, तो वो उस लैंग्वेज में ही हो तो वो बेटर है। सर मुझे इसलिए लगता है कि इसलिए लोअर जुडिशरी में ये हर्डल कर रहा है सेम IGS के लिए।